गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SK मैथ्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा वो एक नए टॉपिक को लेकर होगा। पिछले टॉपिक में हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिया था, घन और घनमूल उसके बाद में हमने पढ़ा, और तीसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा वो घातांक से संबंधित था। दोस्तों, लास्ट में मैंने आपको उससे संबंधित एक्सरसाइज भी दी और उम्मीद है कि आपने उनको हल किया होगा और अपने आंसर्स की जांच की होगी, और निश्चित रूप से आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हुआ होगा। अब मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। 4th नंबर का टॉपिक है दोस्तों ये, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। ये इस टॉपिक का नाम है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ 2 सेक्शन है इसमें, बीजीय व्यंजक अलग सेक्शन है और सर्वसमीकाएँ अलग सेक्शन है। वैसे तो एक दूसरे से जुड़े हुए सेक्शन है, बाकी हम पढ़ने के हिसाब से इनको दोनों को अलग अलग लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक कवर करेंगे और उसके बाद दोस्तों सर्वसमीकाएँ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। पहला सेक्शन में लेके चल रहा हूँ बीजीय व्यंजक के रूप में। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हो सकता है आपको पहले ये सब चीज़ें आती हो, अब नहीं आती हो, या हो सकता है आपको अभी भी आती हैं ये सब चीज़ें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है गणित या क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाते, तो भी आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इन चीज़ों को समझें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप अच्छे से उनको समझिए, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा। आसानी से आप प्रत्येक चीज़ को समझ पाएंगे, भले ही आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा हो या आपने नहीं पढ़ा हो, इससे जुड़े हुए नहीं हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। बीजीय व्यंजक बेसिकली 2 पदों से मिलकर बनता है। पहला पद मैं कह सकता हूँ चर पद के रूप में। ठीक है दोस्तों, पहला पद क्या कह सकते हैं हम, चर पद कह सकते हैं। और जो दूसरा पद है दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं अचर पद। ठीक है, अगर हमें बीजीय व्यंजक समझने हैं तो हमें इन दोनों पदों के बारे में विशेष रूप से जानना पड़ेगा कि चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, इनके नियम कौन कौन से हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चरपद की। चरपद दोस्तों वैसे तो x, y, z के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, गणित के हिसाब से हम लेके चलते हैं, x, y, z के रूप में लिखे जाएंगे। बाकी आपको a से लेके z के रूप में जो संख्याएं होंगी उन सभी को क्या मानना है दोस्तों, चरपद मानना है। बाकी ज़्यादातर जो होंगे वो प्रश्न में किस रूप में आएंगे, x, y, z के रूप में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर a से लेके z तक मैं संख्याएं उनको बोल रहा हूँ, मान लीजिए चरपद a है, तो a को आप कब मानोगे चरपद, जब उस सर्वसमीका में या उस समीकरण के अंदर x, y, z नहीं हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ x, y, z है तो फिर x, y, z वाले पद तो क्या होंगे, चर होंगे, और जो संख्याएं हैं दोस्तों वो क्या होंगी, अचर पद होंगी। ठीक है, यानी संख्याएं किस रूप में, ABC के रूप में। तो ये याद रखिएगा, अगर x, y, z उसमें है तब तो ABC इस प्रकार के जो पद होंगे वो अचर पद होंगे। लेकिन अगर वहाँ x, y, z नहीं है, उस स्थिति के अंदर ABC इस प्रकार के जो पद हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा दोस्तों चर पद। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, अभी पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। तो ये चरपद की कंडीशन है दोस्तों। अचर पद क्या होते हैं, तो अचर पद हम संख्याओं को मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, संख्याएं तो अचर पद होंगी ही होंगी। इसके अलावा ABC चर भी हो सकते हैं और अचर भी हो सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस है। मान लीजिए संख्याएं मैं 0 से ले लेता हूँ, 3 इस प्रकार से आगे हो सकती है। ठीक है, माइनस में हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा
कि वास्तव में ये बीजीय व्यंजक हैं क्या, या इनमें चरपद और अचरपद क्या होते हैं। मान लीजिए अगर मैं समीकरण लिखता हूँ 7x + 3 के रूप में, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये जो पद है ना x, ये तो है चर, ठीक है, और ये जो 7 और 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों क्या है, अचर पद है, ठीक है। इसी के अलावा जैसे मान लो एक एग्जांपल में और बताऊं आपको, ax + b + 5 = 0, इस प्रकार का कोई समीकरण है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो x है ना, ये तो चरपद है, लेकिन यहाँ a, b और 5 ये सब क्या है दोस्तों, ये अचरपद है। बात आ रही है दोस्तों समझ में। तो चरपद और अचरपद आपको अच्छे से याद रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उस समीकरण में x, y, z अगर पहले से उपस्थित हैं तो उस स्थिति के अंदर a b c किसी भी प्रकार का पद हो, x, y, z को छोड़ के कोई सा भी अक्षर हो, वो सब क्या होंगे दोस्तों, अचर पद होंगे। किस कंडीशन में, जब उसमें x, y, z दिया हुआ हो, और दिया हुआ नहीं है तो फिर उस कंडीशन के अंदर हम a b c को क्या मानेंगे, चरपद मानेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है a + b + 5 = 0, इस प्रकार का कोई पद है। तो उस स्थिति में दोस्तों a और b को तो क्या माना जाएगा, चरपद माना जाएगा, और जो ये 5 है इसको क्या माना जाएगा, अचरपद माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि चरपद तो किसे कहेंगे और अचरपद किसे कहेंगे। बेसिकली चरपद, मेन जो चरपद हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। बाकी ए बी सी एक्स वाई जेड को छोड़ के जो भी अक्षर हैं उनको भी चरपद के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ आवश्यक है, क्या, कि वहाँ एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए। उसी स्थिति के अंदर आप ए बी सी के एम इस प्रकार के अक्षरों को क्या मान सकते हो, चरपद मान सकते हो। बाकी संख्याएं फिक्स है कि संख्याएं हमेशा किस रूप में लिखी जाती है दोस्तों, अचर पद के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिए और हम बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझते चलेंगे ताकि हमारे लिए आगे की चीज़ें जो है वो काफ़ी ईजी होती चली जाएं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। दो प्रकार के पद की हमने बात की, एक पद तो है चरपद और दूसरा पद है दोस्तों अचरपद। ठीक है, यहाँ कुछ कंडीशंस होती है जिनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे एक चीज़ आपको यहाँ समझना ज़रूरी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि चर पद को हमेशा बाएं पक्ष में रखा जाता है। सॉरी, कौन से पक्ष में रखा जाता है दोस्तों, बाएं पक्ष में। ठीक है, बायां पक्ष मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो चर पद है उसको हमेशा किस तरफ रखा जाएगा दोस्तों, बाएं पक्ष में रखा जाएगा या LHS में रखा जाएगा। बायां लिख देता हूं मैं। ठीक है, बायां पक्ष उसके लिए आवश्यक है, यानी बायां पक्ष जो होगा उसमें उसको रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा दोस्तों, चरपद को, यानी LHS में रखा जाएगा। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमें याद रखना है कि अचर पद के लिए कौन सा पक्ष फिक्स है दोस्तों, दायां पक्ष। दाएं पक्ष में किसको रखा जाएगा, अचर पद को रखा जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो राइट हैंड साइड में तो किसको रखा जाएगा, अचर पद को रखा जाएगा। और चर पद को किस साइड में रखा जाएगा दोस्तों, LHS में रखा जाएगा, यानी बाएं पक्ष में रखा जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए जो चर पद है इसका घर किस साइड में, इसका मकान किस साइड में है दोस्तों, बाईं तरफ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको उसके मकान की तरफ ही रहना है। या दूसरी चीज़, अचर पद का मकान किस साइड में है दोस्तों, दाएं पक्ष में है, यानी RHS में है। दोनों पक्ष कैसे लिखे जाएंगे उस चीज़ को समझ लेते हैं। दोनों पक्षों के बीच में दोस्तों बराबर का चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा, बराबर का। इस साइड वाला पक्ष जो है इसको हम कहेंगे बायां पक्ष, और इस साइड वाले पक्ष को हम कहेंगे दायां पक्ष। बात आ रही है दोस्तों समझ में।
तो इस साइड को क्या कहेंगे, बायां पक्ष कहेंगे, और उस साइड को क्या कहेंगे, दायां पक्ष कहेंगे। एक चीज़ समझना है दोस्तों यहाँ से। अब आपका सीधा सा प्रश्न ये होगा कि ठीक है साहब, अगर ऐसी स्थिति में जब तो आपका सीधा सा प्रश्न दोस्तों ये होगा कि इस प्रकार की स्थिति में, कौन सी स्थिति में, कि जब हम कह रहे हैं कि दाएं पक्ष में तो हमें रखना है अचर पद को, बाएं पक्ष में हमें रखना है चर पद को। अब आपका प्रश्न क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर इनकी जो जगह है वहाँ पर वो पद नहीं मिले तो क्या करें। मान लीजिए चर पद का जो स्थान है वो बायां पक्ष है, जबकि वो मिल रहा है हमें दाएं पक्ष में, और अचर पद का जो स्थान है वो है दाएं पक्ष में और वो हमें मिल रहा है बाएं पक्ष में, यानी दोनों उल्टी साइड में रखे हुए हैं। उस स्थिति में हम क्या करें, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आप उसको अपने पक्ष में भेजेंगे, क्योंकि वहाँ ये ध्यान रखना उनका स्थान फिक्स है, रखना उन्हें उन्हीं की जगह पर है। बाएं पक्ष में हमें रखना है चर पद को, दाएं पक्ष में हमें रखना है अचर पद को, जगह फिक्स है दोस्तों उनकी। तो आप जैसे ही उनको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो उनका चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा दोस्तों, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह किस प्रकार से बदलेगा कि अगर वो प्लस में है दोस्तों और आपको उसको दूसरी साइड भेजना है तो वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, माइनस में बदल जाएगा। अगर वो माइनस में है तो वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, प्लस में बदल जाएगा। अगर गुणा में है तो चेंज होके किस में बदल जाएगा दोस्तों, भाग में बदल जाएगा। और अगर भाग के रूप में लिखा हुआ है तो चेंज होके किस में बदल जाएगा दोस्तों, गुणा के रूप में बदल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही हम उसको बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे या अपनी अपनी साइड में भेजेंगे तो उस स्थिति में उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चिन्ह बदलना है उनके, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जीरो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी पता नहीं है ना इस बारे में, तो भी आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और इसी टॉपिक को नहीं, सारे टॉपिक को मैं जीरो लेवल से ही समझाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इनके चिन्ह जैसे ही बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजे जाएंगे या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में भेजे जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि इनको कैसे हल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इनमें अभी और बाकी है जो हमें समझनी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन आप इसको पहले एक बार उतार लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों इससे संबंधित, ढंग से समझिएगा इसको। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके लिए, यहाँ 7x, बिल्कुल एक सरल एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एक सरल एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं दोस्तों, x + 5 बराबर 6 में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, अचर पद की जगह तो किधर रहेगी, राइट हैंड साइड में रहेगी, यानी दाएं पक्ष में रहेगी। और जो चर पद है XYZ के रूप में जो लिखा हुआ है उसको हम किस साइड में लेंगे दोस्तों, बाएं पक्ष में लेंगे, यानी LHS में लेंगे। तो हमें पता है कि जो x है ये तो अपने स्थान पर है क्योंकि इसको बाएं पक्ष में रहना चाहिए। और जो 5 है, और ये एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, XYZ या जो भी अक्षर वहाँ आ रहे हैं उनको हम अज्ञात पद मानते हैं। क्या मानते हैं, अज्ञात पद। और जब भी हम हल करते हैं तो उन अज्ञात पदों का मान ही हमें ज्ञात करना होता है। तो हमें इस x को इधर रखना है और ये जो चर पद है, अचर पद को अपनी जगह पर भेजना है, यानी दाएं पक्ष में भेजना है। तो इस 5 को हम भेजेंगे इधर। तो ये तो कन्फर्म है कि 5 उधर जाएगा, तो मैं x को यहाँ लिख देता हूँ, और ये 6 ऐसा कैसा, ये 5 ऐसा कैसा। चिन्ह की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो केवल उसको मैंने उधर भेज दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 5 के पहले प्लस लगा हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझ लेना है यहाँ कि आपको उस संख्या का चिन्ह नहीं देखना है, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। आपको उस संख्या का चिन्ह नहीं देखना है कि उस संख्या पे प्लस है या माइनस है। आपको ये देखना है कि वो चर पद के साथ किस चिन्ह से जुड़ा हुआ है। चर पद कौन सा है दोस्तों, x के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है। कौन, 5। तो जैसे ही ये x से अलग होगा
तो इसका चिन्ह जो प्लस के रूप में जो जुड़ा हुआ था ये उधर जाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझनी पड़ेगी आपको। हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों इसको। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, उस संख्या का चिन्ह नहीं, जिस चर पद के साथ वो जुड़ा हुआ है उसका चिन्ह हमें देखना है कि वो उसके साथ किस चिन्ह के रूप में जुड़ा हुआ है, प्लस में जुड़ा हुआ है या माइनस में है, गुणा में है या भाग में है, उस चिन्ह को बदलना है हमें। ठीक है, तो हमें इस प्लस को बदलना था तो हमने प्लस को किस में बदल दिया दोस्तों, माइनस में बदल दिया। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इस पे प्लस का चिन्ह है, इस पे माइनस का चिन्ह है, तो हम ऐसी स्थिति में जब एक पे प्लस हो और एक पे माइनस हो, या हम कहें कि अलग अलग चिन्ह हो, तो अलग अलग चिन्ह होने की कंडीशन में हम घटाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं, और परिणाम पे वो चिन्ह लगाते हैं जो बड़ी संख्या पे लगा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और समान चिन्ह वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, चाहे सभी पे समान चिन्ह माइनस में हो, चाहे सभी पे समान चिन्ह प्लस में हो, और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और ये काम हमें कब करना है, जब हमें जोड़ना और घटाना हो। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए मैंने इसको घटा दिया। 6 में से 5 गया, 1 बच गया। बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 6 है। 6 प्लस की संख्या है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का 1 लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 1 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ y माइनस 3 बराबर 7, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 जो है चरपद तो y हो गया, यहाँ अचरपद 3 और 7 हो गया। ठीक है, y क्या चीज़ है दोस्तों, ये तो चरपद है, और 3 और 7 क्या चीज़ है, अचरपद है। तो हमें चरपद को तो यहीं रखना है, तो मैं y को तो यहीं रख लेता हूँ, लेकिन हमें इस 3 को इधर भेजना है। ठीक है, और 3 y के साथ किस रूप में जुड़ा हुआ है दोस्तों, माइनस के रूप में जुड़ा हुआ है। जैसे ही उधर जाएगा तो ये 7, 3 इधर आना है, ये कन्फर्म है, क्योंकि इसकी जगह किधर है दोस्तों, दाईं तरफ है। तो यहाँ से ये जो इस माइनस का जो चिन्ह हमें दिख रहा है, इस माइनस को हमें बदल के क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उल्टा हो जाएगा, मैंने समझाया ना आपको। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 7 + 3 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम हल कर पाएंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों चिन्ह जो है वो समान है। दोनों संख्याएं किसकी है, प्लस की है, और दोनों संख्याओं पे समान चिन्ह होने पर हमें क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। 7 और 3 जोड़ने पे कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में लेता हूँ 7x + 5 बराबर 6, या मैं इसको x की जगह k लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर वहाँ x y z नहीं है तो उस स्थिति में ये जो k है ना दोस्तों, ये चर पद का काम करेगा। ये किसका काम करेगा दोस्तों, चर पद का काम करेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो k है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ चर पद का काम कर रहा है। आगे ध्यान देते हैं दोस्तों। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें चरपद को तो यहाँ रखना है, तो मैं पहले 7k को यहीं रख लेता हूँ। ठीक है, अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि 7 भी अचरपद है, लेकिन हमें उसको पहले नहीं भेजना है। हमें पहले उस पद को भेजना है जो k से दूर है। और k से दूर कौन सा पद है दोस्तों, 5 है। दूर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये गुणा में है और यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस या माइनस लगते हैं, पद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल अलग पद हो गया 5। ठीक है, तो इस 5 को सबसे पहले हमें इधर भेजना है, और ये हमें अच्छी तरह से पता है कि ये 5 प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है, तो उधर जाते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 के ऐसा कैसा मैं लिख देता हूँ, 6 में से 5 घटाएंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों पे अलग अलग चिन्ह है, और अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाते हैं। तो 6 में से 5 गया, 1 बच गया। बड़ी संख्या 6 है, इसलिए मैं प्लस का 1 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस 7 को हटाना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, अचर पद को दाईं तरफ भेजना है, क्रम से भेजना है, एक के बाद एक को भेजते रहेंगे, लेकिन एक साथ नहीं भेजेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले दूर वाले पद जाएंगे, फिर पास वाले पदों को भेजना है। क्या करना है, इस 7 को हम इधर भेजेंगे। 7 यहाँ किस रूप में दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 7k,
इस 7k का मतलब क्या है, 7 गुणा k। क्या मतलब है दोस्तों, 7 गुणा k। तो जैसे ही मैं 7 को इधर भेजूंगा तो यहाँ गुणा लगा हुआ है। मैंने क्या कहा कि चर पद से किस रूप में जुड़ा हुआ है, यहाँ गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है। तो गुणा से बदल के किस में हो जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, भाग में। तो ये क्या आ जाएगा, k बराबर 1। तो ऐसा कैसा, और ये 7 भाग के रूप में आएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा, k बराबर 1/7। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये पद है, आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मुझे एक एग्जांपल यहाँ और बताना है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, फिर आपकी ये समझ में आ जाएगा कि इनके चिन्ह कैसे बदलते हैं, कैसे इनका पक्षांतरण करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर मैं लूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे आप समझ पाएँ। y/3 बराबर 7, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ y तो चर पद है, ठीक है, y के साथ 3 किस रूप में जुड़ा हुआ। अब ये देख लो, उस संख्या का चिन्ह नहीं देखना है, 3 का चिन्ह तो प्लस है, ऐसे तो माइनस होना चाहिए था उस साइड जाने पर, लेकिन यहाँ y के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, भाग के रूप में जुड़ा हुआ है, y/3 है। और हमें पता होना चाहिए कि ये जो 3 है हमें इधर भेजना है, ये कन्फर्म चीज़ है। और जैसे ही ये इधर जाएगा तो y को तो यहीं रखना है, 7 ऐसा कैसा उधर रहेगा, लेकिन ये जो 3 है ये इधर भाग में था, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 3 कितना लिख सकते हैं हम दोस्तों, 21 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों में कौन कौन से पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं दोस्तों, चर पद और अचर पद। तो हम ये कह सकते हैं कि चर पद और अचर पद से मिलकर बनने वाले जो पद हैं, या मिलकर बनने वाले जो समीकरण हैं, या एक अनुक्रम बन रहा है वो है, तो उन सबको हम क्या कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बीजीय व्यंजकों से ही क्या बनती है, समीकरणें बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बीजीय व्यंजक बेसिकली क्या है, चरपद और अचरपद से मिलकर बनने वाले पद हैं। ठीक है, और मैंने ये समझा दिया है आपको कि बीजीय व्यंजक में चरपद को तो किधर रखा जाता है दोस्तों, दाईं तरफ रखा जाता है, और अचरपद को कहाँ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। जैसे ही इनको अपने स्थान पर भेजेंगे तो पक्षांतरण करना पड़ेगा, और पक्षांतरण के दौरान उनके चिन्ह बदल जाते हैं। और इस टॉपिक को या इस फैक्ट को हमने कुछ एग्जाम्पल से समझ लिया है, और निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई होगी कि किस तरीके से इनका पक्षांतरण करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बीजीय व्यंजक से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें आज समझनी थी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखो दोस्तों टॉपिक के हिसाब से हम समझते चलेंगे। बीजीय व्यंजक हमने समझ लिया, अब जो अगला वीडियो होगा ना, आप पहले तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आपको मैं बता रहा था इसमें कि हमने ये बीजीय व्यंजक समझ लिए हैं, और एक चीज़ समझने की चीज़ यहाँ ये है कि अधिकतर जो अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसमें बीजीय व्यंजक से संबंधित क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, बहुपद से संबंधित ज़्यादा पूछे गए। अब टॉपिक का नाम तो बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें बहुपद को जोड़ रखा है, तो आपको बहुपद बहुत अच्छे से समझना है। बीजीय व्यंजक का ही हिस्सा बहुपद है, और बहुपद क्या होता है, कैसे उनको हल किया जाता है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज तो बीजीय व्यंजक की जो डिटेल है, जो उससे संबंधित चीज़ें हैं, वो आपने समझ ली है। और इसके अगले जो वीडियो होगा उसमें हम बहुपद के बारे में जो जानकारियां हैं वो हम इकट्ठी करेंगे और प्रश्नों को हल करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, उसको मैं यही विराम देता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।